गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई आप लोगों का ठीक ठाक से चल रही है ना बच्चों। यदि आप लोग ध्यान देंगे तो आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हम सभी बात को स्पष्ट शब्दों में एक एक करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देते हैं, और यदि किसी को किसी तरह की परेशानी हो भी जाए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके भेज सकते हैं या फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो बच्चों, आपको पता है हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, जो सरफेस केमिस्ट्री है। 4-5 नंबर का आपसे इससे पूछा जाता है, और सभी बच्चे ध्यान देकर इसको पढ़ते चलेंगे पार्ट 1 से। और पार्ट 1 से पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ाए हैं बेसिक कंसेप्ट। तो इसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। 4 टॉपिक में पहला टॉपिक जो हम अपनी ओर से दिए हैं वह बेसिक कंसेप्ट। वो बेसिक कंसेप्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं पढ़े, 11th हो या कभी भी उतना ध्यान से आप नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जो भी ज़रूरत है वो सभी हम आपके उस बेसिक कंसेप्ट वाले पॉइंट में दे दिए हैं, इसीलिए किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। ध्यान से आप पढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे, बिल्कुल किसी तरह की परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात याद पुनः दिला देना चाहेंगे कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखिए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी और फिर आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी। इसीलिए निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जब पढ़ेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं, वास्तव में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। सर सब कुछ को बेहतर ढंग से डील कर देते हैं, जिस तरह से क्लास में क्या करते थे बिल्कुल उसी तरह से हम करते जा रहे हैं। कहीं किसी को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो बस केवल ज़रूरत है आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे। बस जिस तरह से हम पार्ट के रूप में दे रहे हैं, प्रत्येक पार्ट को आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे तो फिर किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो छात्रों, जैसा कि कल आपको बता रहे थे हम कि ये जो दूसरा पार्ट आपका है सिलेबस, यहाँ से शुरू होता है अधिशोषण की बात होती है, और इस अधिशोषण को इंग्लिश में एडजोर्प्शन कहते हैं। और ये जो एडजोर्प्शन आपका है, बोले थे कल, जिस पर एडजोर्प्शन होता है उसको अधिशोषक कहते हैं। अधिशोषक कहते हैं, एडजोर्बेंट। और जिसका होता है उसको अधिशोष कहते हैं, उसको अधिशोष कहते हैं, एडजोर्बेट कहते हैं। तो ये एडजोर्बेंट और एडजोर्बेट, अधिशोषक और अधिशोष, हम लोगों को हमेशा ज़रूरत होते रहता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि कुछ अधिशोषक का उदाहरण दीजिए, तो कुछ अधिशोषक का उदाहरण आपसे मिलता है। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे, एक प्रश्न लिखेंगे, एक क्वेश्चन लिखिएगा। पहले हिंदी वाले लिखिए, लिखिए अधिशोषक। अधिशोषक का कुछ
उदाहरण दें। तो अधिशोषक का कुछ उदाहरण दें। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ adjorbent। Some examples of adjorbent। तो चलिए आंसर लिख दीजिए, क्या आंसर होगा? तो आंसर लिखिएगा, अधिशोषक का कुछ उदाहरण निम्न है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ adjorbent। तो नंबर ए में लिख ली, चारकोल। बी लिख लीजिए, चौक। सी लिखिए, सिलिका जेल। डी लिख ली, एल्यूमिनियम जेल। ई लिख लें, सॉइल। एफ लिख लें, ग्रेन्यूल्स ऑफ मेटल। कहते हैं धातु का चूर्ण। तो इस तरह से इसका आंसर आप कर सकते हैं कि आंसर लिख सकते हैं। अगर प्रश्न आ जाए अधिशोषक का कुछ उदाहरण दें या गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एडजोर्बेंट, तो ये सब एडजोर्बेंट का उदाहरण है। अब देखिए दूसरा हम लोगों से प्रश्न पूछता है। दूसरा प्रश्न पूछता है, कल हम चर्चा कर रहे थे, एक टर्म होता है अधिशोषक और एक होता अवशोषक। तो आपसे इस अधिशोषक और अवशोषक, अधिशोषण और अवशोषण, तो आपसे इस अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूछता है। पता है आपको, जानना चाहिए। 2 नंबर में अंतर भी पूछा जाता है और एक अंतर ये भी पूछा जाता है और अनेक बार पूछा जाता है। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजोर्प्शन एंड एब्जोर्प्शन। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम लोग लिख लेते हैं कि क्या अंतर है अधिशोषण में और अवशोषण में। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, आइए अंतर को देखते हैं। तो सभी बच्चे पहले प्रश्न लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तो चलिए लिखिए, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, राइट डिफरेंस
राइट डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। The right difference between adsorption and absorption। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर लिखें। तो अंतर लिखने के लिए पता हम लोग इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक तरफ एडजॉर्प्शन लिख देते हैं, एक तरफ एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे क्या है एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर। तो चलिए एक टेबल बना देते हैं, एक टेबल बना दीजिए, एक टेबल बना दीजिए। इधर लिखे एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, इधर लिखे एब्जॉर्प्शन। कल डिटेल से हम बताए थे, पता है इसको कहते हैं अधिशोषण। ये आपका अधिशोषण और इसको कहते हैं अवशोषण। अवशोषण। तो सभी बच्चे इसी तरह से टेबल बना दीजिए, खींच लीजिए सभी बच्चे, इसी तरह से टेबल बनाइए, टेबल बना दीजिए। बना दिए ना, हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या है। तो देखिए ये जो अधिशोषण है आपको बताए थे, ये एक पृष्ठीय घटना, ये ठोस और द्रव के ऊपरी सतह पर, और ये क्या तो पूरे बॉडी में होता है, जिसको कहते हैं आयतनिक बल्क फेनोमेनन। तो चलिए नंबर 1 में लिखिए, यह एक पृष्ठीय घटना है। इधर लिखिए, यह एक आयतनिक घटना है। एक पॉइंट हो गया। इंग्लिश में भी लिखिए, इट इज अ सरफेस फेनोमेन। इधर लिख लो, इट इज अ बल्क फेनोमेन। तो ये सरफेस फेनोमेना, वो बल्क फेनोमेना। पहली बात हो। अब नंबर 2 लिखिए, पते क्या बता, अभी भी बता, ये केवल ऊपरी सतह पर होता है। तो लिखिए, यह ठोस एवं द्रव की ऊपरी सतह पर होता है। इंग्लिश में भी लिख ली, इट टेक्स प्लेस
only on the upper surface of solid and liquid। अब इधर आ जाए, इधर भी 2 नंबर देके लिखिए यह पदार्थ के पूरे बॉडी में होता इंग्लिश में भी लिखिए, इट टेक्स प्लेस इन whole body of substance। तो यह सब्सटेंस के पूरे बॉडी में होता है। यह ठोस और द्रव के केवल ऊपरी सतह पर होता है। तो इस तरह से 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए। उसके बाद देखो इसमें क्या पढ़े थे, लिखते चले। 2 पॉइंट हो गए। चलिए नंबर 3 में बढ़ते हैं। नंबर 3 लिखिए। आइए तीसरा पॉइंट देखो, इसमें क्या होता है, आकर्षण तो होता है लेकिन उसका संघनन पूरे बॉडी में ऊपर ऊपर ही बढ़ता है। तो लिखिए इसमें आकर्षित अणुओं का सांद्रण ठोस एवं द्रव की केवल ऊपरी सतह पर बढ़ता है। ऊपरी सतह पर बढ़ता है। तो इंग्लिश में भी लिखिए, इन दिस प्रोसेस concentration of attracted molecules increases only on the upper surface of solid and liquid। सॉलिड एंड लिक्विड। अब आज ये इधर आ जाते हैं। तो इधर आती है नंबर 3 में लिखिए इसमें आकर्षित अणुओं का सांद्रण पूरे बॉडी में समान रूप से
बढ़ता है, समान रूप से बढ़ता है। धारा इंग्लिश में भी लिख, इन दिस प्रोसेस concentration of attracted molecules increases. In this process, concentration of attracted molecules increases. In this process, concentration of attracted molecules increases in same quantity. In same quantity in होल बॉडी। तो पूरे बॉडी में समान रूप से फैलता। इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट क्लियर कर लिए और ध्यान से पढ़ते चलेंगे, और पढ़ेंगे तो सब्सक्राइब जरूर ही करेंगे, और सब्सक्राइब कीजिएगा तब तो फिर आपका काम आगे बढ़ते रहेगा और आप भी आनंद लेते रहेंगे। तो चलिए, ये 3 पॉइंट की बात हम लोग कर लिए हैं, अंतिम 1 पॉइंट और करेंगे फिर डिफरेंस हो जाए। तो ये 3 पॉइंट की बात हो गई। अब चलिए सभी बच्चे नंबर 4 लिखिए। चौथा पॉइंट क्लियर करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आपका एडजॉर्प्शन है ये शुरू होगा पूरा फास्ट रेट से, कहते मैक्सिमम रेट से शुरू होगा, लेकिन समय के साथ कम होते जाए और अंत में रुक जाए। लेकिन ये क्या होगा, सेम रेट से शुरू होगा और तब तक होते रहेगा जब तक कि पूरे बॉडी में सांद्रण समान नहीं हो जाता। तो इधर लिखेंगे नंबर 4, लिखिए यह क्रिया अधिकतम दर से प्रारंभ होता है और समय के साथ घटता जाता है, समय के साथ घटता जाता है और अंत में 0 हो जाता है, अंत में 0 हो जाता है। इंग्लिश में भी लिखे, दिस प्रोसेस started at maximum rate and gradually rate decreases and finally becomes 0 और अंत में 0 हो जाता। तो ये अधिशोषण। लेकिन देखिए अवशोषण में क्या होता, बोले कि तब तक समान रेट से होते रहते जब तक कि पूरे बॉडी में सांद्रण समान नहीं हो जाता, तो चलिए इधर भी
लिखिए यह क्रिया क्रिया तब तक समान दर से होता रहता है जब तक कि पूरे बॉडी में सांद्रण समान नहीं हो समान नहीं हो जाता। तो लिखते चलेंगे, आराम से लिखिए, किसी तरह की परेशानी नहीं। सभी बच्चे लिखिए, बढ़िया से लिखिए, हिंदी में हो हिंदी में, इंग्लिश में हो इंग्लिश में। तो चलिए इंग्लिश में भी लिख देते। लिखो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन remains constant until the concentration of attracted molecules become same in the whole body। इस तरह से देखिए हम लोग अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखें। तो इतनी बात जानेंगे, ऐसे परीक्षा के लिए 2-3 पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका काम हो जाए, लेकिन जानने के लिए इतनी बात आप जानिए। तो ये था अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। तो इस अंतर की भी बात हम लोग कर ली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है, इसकी बात हम लोग कर ली। तो ये था डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर है, यहाँ पे ये आपका 2 नंबर का प्रश्न बन जाता। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक मेन पॉइंट हमारे और लिखिए अधिशोषण की विशेषता, अधिशोषण की विशेषता इंग्लिश में भी लिख ली, फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की विशेषताएं कहते फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछते रहता है और बहुत सारा ऑब्जेक्टिव यहाँ से आता है, इसलिए ध्यान दें। तो चलिए देखते हैं अधिशोषण की क्या विशेषता, फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या है एडजॉर्प्शन की विशेषता? तो लिखिए अधिशोषण की निम्न विशेषता
विशेषताएं होती है। अधिशोषण की निम्न विशेषताएं होती, इंग्लिश में भी लिखी, फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एडजोर्प्शन। तो फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एडजोर्प्शन, देखिए क्या विशेषता। एक तो हम लोग कल से ही कर रहे हैं, पिछले क्लास से ही बोलते आ रहे हैं, ये जो होते हैं एक पृष्ठीय घटना। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 लिखिए, यह एक पृष्ठीय घटना है। इंग्लिश में लिखिए, इट इज अ सरफेस फेनोमेन। तो यह एक पृष्ठीय घटना, इट इज ए सरफेस फेनोमेन, ये सरफेस फेनोमेन। अब नंबर 2 देखिए, जो अधिशोषण है, अगर आपका अधिशोष और अधिशोषण मतलब एडजोर्बेट और एडजोर्बेंट यदि एक जगह रहेगा तो अधिशोषण की क्रिया स्वतः हो जाएगी। और याद कीजिए हमारे बेसिक क्लास में जो क्रिया स्वतः होती है उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस क्रिया कहते हैं। तो इसीलिए स्पष्ट हो रहा है, एडजोर्प्शन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एडजोर्प्शन, अपने आप होता है, जिसको कराना नहीं पड़ता, अपने आप स्वतः होता है एडजोर्प्शन। जो बेसिक क्लास में, इसलिए देखिए इस बात को हम बता दिए थे ताकि आपको यहाँ हमको बताना नहीं पड़े। तो चलो नंबर 2 में लिखिए, यह एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अर्थात प्रकृति में स्वतः होता, प्रकृति में स्वतः होता। इंग्लिश में भी लिख लो, इट इज एन एग्जाम्पल, it is an example of spontaneous process. It is an example of spontaneous process. तो ये spontaneous process है, प्रकृति में स्वतः होता है। तो चलिए 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया कि यह एक पृष्ठीय घटना है और यह प्रकृति में स्वतः होता, अपने आप होता, इसको कराना नहीं पड़ता है। तो 2 पॉइंट हो गया। चलिए अब नंबर 3 लिखिए, तीसरा पॉइंट। तो याद कीजिए, इसीलिए हम बेसिक क्लास में आपको बताए थे ऊष्माक्षेपी। याद कीजिए क्या बता रहे थे, कहते जब मिलन होता, एक दूसरे से मिलता है, तो यदि उष्मा ऊर्जा निकला तो उसको ऊष्माक्षेपी कहते। तो वास्तव में जानिए, ये जो आपके एडजोर्बेंट है, अगर इससे कोई एडजोर्बेंट आके मिलेगा तो यहाँ उष्मा ऊर्जा निकलता है, और उष्मा ऊर्जा निकलता है, इसीलिए एडजोर्प्शन जो होते हैं ये ऊष्माक्षेपी होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि एडजोर्प्शन होता है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो आप आराम से कहिएगा ये जो होता है ऊष्माक्षेपी होता है। तो चलो नंबर 3 लिखिएगा, अधिशोषण। अधिशोषण
हमेशा हमेशा ऊष्मक्षेपी प्रकृति के होते हैं। तो अधिशोषण हमेशा ऊष्मक्षेपी प्रकृति के होते हैं। एडजोर्प्शन इज always एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो ये ऊष्मक्षेपी प्रकृति के होते हैं। और याद कीजिए, जब ऊष्मक्षेपी होते हैं तो बोले थे ऊष्मक्षेपी के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा निगेटिव होता है। इसीलिए ये जो अधिशोषण है इसके लिए डेल्टा एच का मान हमेशा निगेटिव होता है या 0 से कम होता है। तो चलो नंबर 4 लिखो। लिखे अधिशोषण के लिए डेल्टा एच का मान हमेशा निगेटिव होता है। तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव ऑलवेज। तो डेल्टा एच का मान जो होता है, वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज निगेटिव ऑलवेज फॉर एडजोर्प्शन। यह जो एडजोर्प्शन है इसके लिए डेल्टा एच का मान हमेशा निगेटिव होगा। तो 4 होगी, 5 लिखी। अब देखिए, याद करो, हम लोग पढ़े थे इंट्रोपी और कहते हैं इंट्रोपी यदि घटेगा तो निगेटिव हो, चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एच का। तो वास्तव में देखिए, अधिशोषण जब भी होता, अधिशोष उस पर अधिशोषक आके अधिशोषक के सतह पर अधिशोष आके जब मिल जाता है तो इंट्रोपी घट जाता है। और इंट्रोपी चूंकि घट जाता है इसीलिए डेल्टा एस का मान भी निगेटिव होता है। तो लिखिए, इसके लिए डेल्टा एस का मान निगेटिव होता है। डेल्टा एस का मान निगेटिव होता है। इंग्लिश में भी लिखिए, फॉर एडजोर्प्शन वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज निगेटिव। किस तरह से देखिए, डेल्टा एस भी निगेटिव होता है और डेल्टा एच भी निगेटिव होता है। और संयोग की बात है, याद करो, हम बेसिक क्लास में बता दिए थे फ्री एनर्जी का परिवर्तन, जिसका कंसेप्ट गिब्स के द्वारा दिया गया था, डेल्टा जी जिसको कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए निगेटिव होता है। इसीलिए ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए इसके लिए भी डेल्टा एच का जो मान है वो निगेटिव होगा। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अंतिम पॉइंट लिखिए, इसके लिए डेल्टा जी का मान भी निगेटिव होता है। इंग्लिश में भी लिखो, फॉर दिस प्रोसेस वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव। तो इस तरह से देखिए, सब कुछ निगेटिव हो गया, डेल्टा एस भी, डेल्टा एच भी और डेल्टा जी भी।
तो की पॉइंट में नीचे लिख लीजिए, की पॉइंट्स, की पॉइंट्स देखो 4 एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के लिए वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, वैल्यू ऑफ डेल्टा एस और वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, ये जितना भी है सभी निगेटिव होगा, ये सब निगेटिव होगा, तो सभी निगेटिव होगा, ये जितना भी है डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी सब निगेटिव होता है। तो ये था आपके क्या विशेषता है अधिशोषण का, तो अधिशोषण की विशेषता। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक मेन पॉइंट मारेंगे और लिखिए टर्म्स रिलेटेड विथ एडजॉर्प्शन, टर्म्स रिलेटेड विथ एडजॉर्प्शन, टर्म्स रिलेटेड विथ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण से संबंधित पद, अधिशोषण से संबंधित पद। तो चलिए कुछ बात महत्वपूर्ण है। टर्म्स देखिएगा, पूछता आपको एक क्वेश्चन पूछता है, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्न पर टिप्पणी लिखें, निम्न पर नोट लिखें। तो उस समय जरूरत होगा आपको इसका, जब नोट पूछेगा तब जरूरत होगा। तो चलिए नंबर 1 में लिखते हैं, लिखिए जोड़बसन, SORPTIU, जोड़बसन। तो जोड़बसन कहते हैं जी शोषण, हिंदी होता है शोषण। तो देखो ये जोड़बसन क्या, तो जोड़बसन हम लोग कहते हैं, देखिए हम लोग 2 टर्म पीछे सुन चुके हैं, एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, पर अभी एक नया शब्द सुन रहे हैं शोषण। तो ये शोषण क्या है, तो देखिए ये शोषण होता है जब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं शोषण। तो लिखिए एक एरो, लिखिए जब एडजॉर्प्शन, जब अधिशोषण, अधिशोषण एवं अब शोषण दोनों क्रिया साथ साथ होती है तो इसे शोषण कहते हैं। तो इसी को शोषण कहते हैं। When adsorption and absorption, adsorption and absorption takes place simultaneously, then the process is known as जोड़बसन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग जोड़बसन कहते हैं, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की क्रिया साथ साथ होती है
तो उसको हम लोग कहते हैं जोड़। जैसे एक डायग्राम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, एक डायग्राम भी बना लीजिए नीचे। तो जैसे देखिए ये आपको हम कल बता रहे थे पिछले क्लास में कि ये जो आप देख रहे केवल ऊपर ऊपर हो रहा है, तो ये जो हो रहा है आपको यह एडजोर्प्शन, एडजोर्प्शन अधिशोषण, और ये जो हो रहा है देखिए पूरे बॉडी में यह एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, अवशोषण। और ये देखिए अगर इसकी बात हम लोग करते हैं, ये देखिए पूरे बॉडी में भी हो रहा है और ऊपर भी हो, तो यही है जोर्प्शन, जोर्प्शन कहते हैं शोषण। तो ये शोषण की बात होगी। इस तरह से देखिए ये आपका एक टर्म हो गया, बना लीजिए सभी बच्चे, इस फिगर को बना लीजिए। तो स्पष्ट देखिए देखने से यह अधिशोषण है, यह अवशोषण है, यह शोषण है। तो एक पॉइंट आपका हो गया शोषण। अब नंबर 2 लिखिए विशोषण, विशोषण कहते हैं डिजोर्प्शन, विशोषण, विशोषण कहते हैं डिजोर्प्शन। देखिए ये विशोषण डिजोर्प्शन क्या, तो देखिए अभी हो रहा था किसी भी एडजॉर्बेंट के सतह से एडजॉर्बेंट को हटा दीजिए, तो जब हटाइएगा या अधिशोषक के सतह से अधिशोष को हटाइए, तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विशोषण। तो लिखिएगा हिंदी वाले, लिखिए किसी भी अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य अणु को अलग करने की क्रिया को विशोषण कहते हैं, विशोषण कहते हैं। इंग्लिश में भी रिमूवल ऑफ adsorbed molecules from the surface of adsorbent is known as डिजोर्प्शन। तो इसी को हम लोग डिजोर्प्शन कहते हैं, अलग करने की क्रिया को विशोषण कहते हैं, डिजोर्प्शन कहते हैं। तो इस तरह से विशोषण आपका हो जाता है। तो शोषण हो गया, विशोषण हो गया। नंबर 3 लिखिए अक्लूजन, OCCLU ऐसा है ओ है, अक्लूजन हिंदी भी कहते हैं लूजन। तो देखिए ये अक्लूजन क्या, तो अक्लूजन होता है किसी भी धातु मेटल के सतह पर, किसी भी धातु के सतह पर जब किसी भी गैस का एडजॉर्प्शन होगा
तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं अक्लूजन। तो धातु होगा उस पर गैस का अवशोषण होगा, अधिशोषण होगा, तो उसको कहते हैं अक्लूजन। तो लिखिएगा, जब किसी भी धातु के सतह पर किसी धातु के सतह पर किसी भी गैस का अधिशोषण होता है तो इसे अक्लूजन कहते हैं। जैसे पैलेडियम धातु पर H2 गैस का अधिशोषण अक्लूजन का महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये हम लोग अक्लूजन को हिंदी में लिख दिए, अब चलो इंग्लिश में भी लिख दें। देखिए, एडजोर्प्शन ऑफ गैस ऑन द surface of any matter is known as occlusion। इसी को occlusion कहते हैं। for example adsorption of H2 gas on the surface of PD metal is an example of occlusion। इसी को अक्लूजन कहते हैं। ये आपके अक्लूजन हो गया। चलिए अब अंतिम पॉइंट की चर्चा करते हैं इस टर्म में। तो नंबर 4 लिखिए, अधिशोषण की ऊष्मा। अधिशोषण की ऊष्मा। तो अधिशोषण की ऊष्मा कहते हीट ऑफ एडजोर्प्शन। अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजोर्प्शन। तो लिख लिए होंगे सभी बच्चे। आइए आगे बढ़ते हम लोग, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी बढ़ते चलिए। तो देखिए, ये अधिशोषण की ऊष्मा, हीट ऑफ एडजोर्प्शन क्या है? तो याद करो, इसी को समझने के लिए हम मोल के बारे में बताए। कोई अधिशोषक लीजिए, उस पर अधिशोष के 1 मोल का अधिशोषण करा दीजिए। तो अधिशोषक के सतह पर जब अधिशोष के 1 मोल का अधिशोषण होगा तो सोचिए ऊष्मा निकलेगा, और जितना निकलता है उसको माप लीजिए। उसी को कहता है अधिशोषण की ऊष्मा। तो लिखिए, जब किसी
भी जब किसी भी अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य के एक मोल का अधिशोषण होता है तो जितना ऊर्जा निकलता है उसे ही हीट ऑफ एडजोर्प्शन कहते। इसका मात्रा किलो जूल पर मोल होता है। तो चलिए लिखिए, सभी बच्चे लिखते चलेंगे तो हमको आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको इंग्लिश में भी लिख दो। इफ 1 मोल ऑफ एनी adsorbate is adsorbed on the surface of any adsorbent, then the amount of heat energy evolved is known as heat of adsorption. Heat of adsorption. लास्ट लिखे, the unit of heat of adsorption is किलोजूल पर मोल। तो चलिए आज बहुत कुछ आपको बता दिए हैं और महत्वपूर्ण बात सब भी बताए। ये सब प्रश्न आपके परीक्षा में मिलते रहता है, आते रहता है, इसलिए इन सभी बातों को ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे और नोट्स स्पष्ट बनाते चलेंगे। क्लास के इंतजार में नहीं रहेंगे कि फिर खुलेगा क्लास में फिर से पढ़ेंगे। तो स्पष्ट सब कुछ हम बताते जा रहे हैं, किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आप शुरू से पढ़ते चले, शुरू से ध्यान देते चलिए। हमारे बेसिक जो पॉइंट बताए, बेसिक कंसेप्ट जो बताए, वहाँ से पढ़ेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपका काम होते रहेगा। तो आज हम लोग यहीं क्लास को समाप्त करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलन होगा और फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।